Dr. Venu, would you please tell our patients and our viewers also कि ये आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं और इन्हें कब करना चाहिए? I think this is a good question, Dr. Pranjal. Isometric is the exercise format where the muscle is contracting but the movement is not happening. And isotonic is the one where the muscle is contracting as well as the movement is seen. So say for example biceps. Biceps is curling off your hand, right? So this is isotonic when your hand is moving and the muscle is contracting. But if I hold it and I try to bend it, the contraction of the muscle is there, but I am not able to perform the movement. So that's the difference between isometric and isotonic. Secondly, the question which you have asked, where to use isometric and isotonic. So technically, when you're starting any kind of exercise, you need to do muscle setting. So we always advise to start with isometric first, and eventually you progress to isotonic, and then you can add weight training also to it. So the answer is start with isometric, then isotonic, and progress to the weights. Dr. Venu, there's another thing that most patients basically come up with, और मैंने अपनी प्रैक्टिस में कई बार ये देखा भी है कि कई सारे पेशेंट्स एक्चुअली फिजियोथेरेपी तब कर रहे होते हैं जब उनका पेन बढ़ा हुआ भी होता है. Right. तो क्या एक इस फिजियोथेरेपी या जो पेन रिलीविंग मैनूवर्स हैं या मसल स्ट्रेंथनिंग जो हमारे मैनूवर्स हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है कि ये कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए? डॉक्टर प्रांजल, टाइमिंग के हिसाब से इज बेटर देन सिम्टोमेटिक, आई बिलीव. पहले उनका पेन थोड़ा कम हो सकता है, देन ओनली दे आर इन अ पोजिशन टू टेक योर एडवाइस फॉर एक्सरसाइजेस. इनकी पेशेंट का पेन बढ़ जाता है या उसके कंपाइलेंस लेवल टू योर ट्रीटमेंट बिकम्स लो. सो एडवाइस इज ऑलवेज ट्रीट द पेन फर्स्ट, गेट हिम आउट ऑफ द एग्नी एंड स्टार्ट some exercise maneuver in front of you and then advise the home program to the patient. And there are a lot of patients, ये जो है खास तौर पे जो हमारे पेरिफेरी के जो पेशेंट्स आते हैं, वो कई बार इस बारे में भी बात करते हैं कि उन्होंने किसी पहलवान से मालिश करवाई, कुछ मुक्की ली. क्या कहना है आपका इस बारे में? क्या आप इसे रिकमेंड करते हैं? Frankly speaking, I don't recommend it because हमने बहुत केसेस देखे हैं जहाँ पे हमने हड्डी टूटते हुए देखा है, हमने मसल टीयर होते हुए देखा है. तो एंड वो एक पट्टी लगाते हैं, वो पट्टी को 10 दिन रखते हैं, उससे हमने मसल वीकनेस देखी है. सो आई बिलीव एक साइंस है, उस साइंस को फॉलो करना चाहिए, उस साइंटिफिक मेथड को फॉलो करना चाहिए. एंड यस, मेरे को लगता है कि पट्टी एंड मालिश इज़ नॉट एन आंसर टू डिजीज. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन डॉक्टर साहब ऐसा रहता है और एक पेशेंट को अप्रीहेंशन भी रहता है कि सर मैं कब वापस अपने काम पे लौट सकता हूँ. राइट. तो हालांकि ये एक बहुत वाइड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पाइनल सर्जरी, स्पेशली इन द लंबर स्पाइन, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है कि पेशेंट का रिहैबिलिटेशन पर्पसेस से एक मिनिमली इन्वेजिव या छोटे चीरे से सर्जरी करना बेटर है या एक कन्वेंशनल सर्जरी करना बेटर है? See, Dr. Pranjal, as you know that minimal invasive surgery is always the best choice right now, because अगर सिंपल लैंग्वेज में चीर फार कम होगा, मसल का स्ट्रेंथ कम गिरेगा, मसल का स्ट्रेंथ कम गिरेगा, रिकवरी फास्ट होगी. एंड एज अ थेरेपिस्ट द फर्स्ट एम इज़ अर्ली मोबिलाइजेशन. जितना जल्दी वो इंडिपेंडेंट बनते हैं, जितना जल्दी वो अपने आप को एक्टिव बनाते हैं, उतना सर्जरी सक्सेसफुल है एंड उतना ही थेरेपी सक्सेसफुल है. सो जितनी जल्दी वो अपने घर पे जाते हैं, जितनी जल्दी अपने ऑफिस में जाते हैं, दैट इज़ आवर की कि दे शुड बी रिकवर्ड वेरी फास्ट. डॉक्टर वेनु, अनदर एक बहुत कॉमन मैंने ये भी सिचुएशन को फेस किया है कि हमारे रिकमेंडेशन के बावजूद एंड डिस्पाइट इवन द पेशेंट्स बेस्ट इंटेंशंस, मेनी अ टाइम्स अ लॉट ऑफ पेशेंट्स आर बेसिकली लॉस्ट टू फॉलो अप, स्पेशली ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेशंस. What would you tell to such patients? I think the better judge is your surgeon and your doctor. If they have given you an advice, it is wiser to follow that advice first. And एक चीज़ बोली जाती है कि किसी को अपना काम आता है उसको करने देते हैं, उसके बाद अपनी जजमेंट पास करते हैं. So the answer is please follow the advice because they are the better judge. Plus they are in like habit with you, तो आपको better करना चाहते हो. So you must follow that advice wisely. जैसे न्यूरो सर्जरी की फील्ड पहले से काफ़ी एडवांस हो चुकी है,
Do we have any latest techniques, latest advancements in the field of neurophysiotherapy that might help our patients? See, there are many things nowadays, like it depends on the disease though. If somebody is having a spinal cases and there is paraparesis or paralysis, that means weakness of the extremities and limbs. So we have advances like Locomote. We have robotic systems where we can help the patient to walk or to weight bear on their ground. We have unwing harnesses where we can unweigh the patient on the treadmill and they can just get a gist that how the movement comes. So as you know that sir, it comes from your brain and your spine. Spine gives you the signal that what is the movement to happen. So it is a feeling which we have to give to the patient and let the mind take over the matter, and then the rehabilitation starts with them. So yes, advancements are there. All right, great having a chat with you, Dr. Venu, regarding Dr. this. Pranjal. I hope we sit again and address a lot of questions that people may have regarding physiotherapy, Right. as well as the surgical part of it. It For was sure. it was a great time having a talk with you. Same here, sir. Thank All you right. very much. Thank Bye-bye. you. Thank you.